हेलो फ्रेंड, आई एम डॉक्टर हर्षद रावल एमडी होम्योपैथ और मेरी चैनल में आपका स्वागत है। मित्रों, हम आज डिस्कस करते हैं प्रोस्टेट एनलार्जमेंट। जो मेल हेल्थ का प्रॉब्लम है, हमने उसको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है। फर्स्ट कैटेगरी में हमने ये प्रोस्टेट क्या है और इसका क्या साइन एंड सिम्टम है, क्या कॉज है, इसके बारे में बताया है। और जो सेकंड में उसका क्या डायग्नोसिस कैसे होता है और इसका क्या कॉम्प्लिकेशंस होता है, इसके बारे में बताया है। और जो वीडियो है थर्ड नंबर का, इसमें हम आपको बताएंगे कि जो प्रोस्टेट एनलार्जमेंट के पेशेंट को क्या नहीं खाना चाहिए, क्या खाना चाहिए, कौन सा प्रकार की योगा करना चाहिए, प्राणायाम करना चाहिए, ये हम आपको बताएंगे। और इसका बेस्ट जो होम्योपैथिक ट्रीटमेंट है, जो ऑपरेशन प्री ऑपरेशन में भी ले सकते हैं, पोस्ट ऑपरेशन का कॉम्प्लिकेशंस होता है, तो इसमें भी ये दवा बहुत काम करती है। तो मेरा ये वीडियो शुरुआत से लेके अंत तक तीन देखोगे तो आपको ये प्रोस्टेट के बारे में आपको जानकारी मिल जाएगा। मित्रों, सबसे पहले जो भी प्रोस्टेट एनलार्जमेंट वाला पेशेंट होता है उसको हेल्दी खाना खाने का है। तो आपको जो हेल्दी खाने में उसको टमाटर इज़ अ बेस्ट उनके लिए। जो टमाटर में जो लाइपेन आता है, हमारा जो ग्रोइन एरिया में एक टॉनिसिटी उत्पन्न करता है, तो आपको लाइपेन ज़्यादा लेना चाहिए। ब्रोकली होता है, ये ब्रोकली भी हमारा जो शरीर में आयरन और मैंगनीज का जो इज़ अ गुड सोर्स होता है, तो आपको ये ब्रोकली भी ले सकते हैं। और लिफी जो वेजिटेबल्स होता है, पत्ते वाली सब्जी, इसमें B12 भी होता है, ओमेगा 3 होता है, 6 होता है, या प्रचुर मात्रा में कैल्शियम होता है। तो जो हमारी प्रोस्टेट की जो दीवार होती है उसको ये एक सक्षमता प्राप्त करता है। इसके साथ आपको सब प्रकार के फ्रूट है, एप्पल है और विटामिन C वाले जो फ्रूट है, आपको जो टमाटर है, या आपको संतरा है, मौसम्बी है, या पाइनएप्पल है, और ये प्रकार के जो खट्टा फ्रूट्स होता है, इसमें विटामिन C का सोर्स ज़्यादा होता है, तो ये लेना चाहिए। फुंसे हुए जो मूंग है और चना है, तो ये चना में भी B12 मिलता है फुंसे हुए, तो ये भी हमारा प्रोस्टेट की हेल्थ को एनहेंस करता है। दिवस दरमियान 3 से 4 लीटर पानी, मीन्स 12 से 15 लीटर ग्लास पानी आपको पीने का है। रेगुलर एक्सरसाइज करने का है, स्ट्रेस करने का नहीं है। आपको फास्ट फूड खाने का नहीं है, बाहर की जो चीज़ है, तली हुई चीज़ है या ब्रेड है, और जो भी हम फास्ट फूड बोलते हैं, पिज़्ज़ा है, पास्ता है, ये अवॉइड कीजिए। आप रेगुलर एक्सरसाइज करो तो ये जो प्रोस्टेट के जो ग्रंथि होता है और ब्लैडर की जो वॉल दीवार होती है, इसमें कॉन्ट्रैक्शन बढ़ता है और प्रोस्टेटिक जो एनलार्जमेंट का जो प्रॉब्लम्स होता है धीरे धीरे कट डाउन हो जाता है। ओमेगा 6 बढ़े, ओमेगा 3 बढ़े, तो जो नॉन वेजिटेरियन लोग हैं ये फ़िश कंज्यूम कर सकते हैं, और जो लोग वेजिटेरियन है वो ड्राई फ्रूट्स है, बादाम है, पिस्ता है, अंजीर है, इसमें प्रचुर मात्रा में ओमेगा 3 और मैंगनीज और सेलेनियम मिलता है। तो ये हमारा प्रोस्टेट की दीवार को स्ट्रेंथ बनाता है और हमारा जो सेक्सुअल एनहेंस भी करता है, तो हमारा लाइफ भी स्मूथ जाता है। और इससे जो बनता हुआ जो कॉम्प्लिकेशन है, अर्ली इजैक्यूलेशन का कॉम्प्लिकेशन है, या डिसफंक्शन का जो प्रॉब्लम्स है, या आपका जो जातीय वीकनेस, ढीलापन लगता है, तो इसको ये रिस्टोर कर सकता है। मित्रों, सबसे पहले तो आपको प्रॉपर नींद लेने का है, और आपका जो आपका जो लाइफ सीडेंट्री लाइफ है, तो आपको एक्सरसाइज करने का है। बाहर का जो चीज़ है, एडिटिव वाटर है, जैसे कोका कोला है, फैंटा है, ऐसे चीज़ आप मत लीजिए। प्रॉपर स्लीप लीजिए, योगा कीजिए, मेडिटेशन कीजिए। और ज़्यादातर आप कई बार यंगस्टर में भी प्रोस्टेट एनलार्जमेंट होने का कारण ऐसा है कि इसका हैबिट फॉर मास्टरबेशन, कई बार यंग एज में एक्सेसिव मास्टरबेशन की वजह से भी ये जो ग्रंथि में तनाव आता है और फिजियोलॉजिकल इसमें टेंशन उत्पन्न होता है, तो इसके ज़रिए भी उनमें सूजन आ जाता है। और यंग एज में भी अभी तो काफ़ी देखा गया है, 35 साल, 30 साल की उम्र में भी प्रोस्टेट एनलार्जमेंट हो जाता है। और इसका दूसरा कॉम्प्लिकेशन वेरिगोज वेन होता है। कई बार तो 3rd-4th स्टेज में दर्द ही पहुँच जाता है। तो ये जो सारा मोटा मोटी जो कॉम्प्लिकेशन बनता है, तो इसके लिए आपको हेल्दी फूड खाने का और हेल्दी लाइफस्टाइल रखने का है।
तो इसके लिए क्या आपको प्राणायाम करने का है? तो मित्रों, इसे बाह्य प्राणायाम है, अनुलोम विलोम तो आप कीजिए। बाह्य प्राणायाम है जो जो हमारा 3 बंद है, जैसे सांस बाहर निकाल के सांस को रोकने का है, और मूत्र मार्ग और गुदा मार्ग को खींचने का है, पेट को अंदर खींचने का है। ऐसी स्थिति में आपको 10 से 30 सेकंड होल्ड कीजिए, फिर से कीजिए, फिर से ऐसे 10 से बार ऐसे जो रिपीटेशन करोगे तो आपका जो ग्रोइन एरिया में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा, इसमें ऑक्सीजन लेवल बढ़ेगा, तो आपका जो प्रोस्टेटिक एलार्जमेंट है धीरे धीरे रिस्टोर हो जाएगा और कुदरती रिपेयर हो जाता है। मित्रों, इससे पहले मैं आपको 5 ऐसा योग आसन है, ये आपको मैं बताता हूँ। ये सब कुछ जो मैं बोलता हूँ और जो आसन का है, अभी मैं एडिटिंग नहीं कर सकता हूँ, पर आपका जो इसका डिस्क्रिप्शन में मैं इसका नाम लिख सकता हूँ, तो आप रेफरेंस लेके आप देख सकते हैं नेट में। तो ये योग आपके इसके लिए बेनिफिशियरी है। तो सबसे पहले जो योगा है, इसमें पश्चिमोत्तानासन है। आपको बैंड फॉरवर्ड रहने का है और दोनों हाथ से पकड़ने का है और बैंड फॉरवर्ड रहने का है। ये स्थिति आपको 1 से 1.5 मिनट तक होल्ड करने का है। सेकंड थिंग, पवन मुक्तासन। पवन मुक्तासन भी आप कोई भी रेफरेंस देख के इंटरनेट पे ढूंढ सकते हैं। तो पवन मुक्तासन से दोनों पैर तुम्हारे जो नाभि के तरफ ले जाने का है और कंप्रेस करने का है। इससे क्या हो जाता है कि तुम्हारे जो ब्लेडर के एरिया में कॉन्ट्रैक्शंस और प्रसरण की जो क्षमता खुलती है, तो इसके जरिए भी उनका ब्लड का निर्माण होता है और दर्दी को ये ऑटो रिपेयर्ड हो जाता है। थर्ड नंबर का आसन है ये भुजंगासन। ये उल्टा सो जाने का है और हाथ से ऊंचा पीछे देखने का है, पैर सीधा रखने का है। ये स्थिति भी 1 से 2 मिनट तक आप करते रहो। थर्ड थिंग, भुजंगासन। भुजंगासन दोनों हाथ पकड़ के और यू शेप करके ये आप धनुरासन करने का है। ये भी 1 से 2 मिनट तक करो। इससे भी आपका जो ब्लेडर में एक मसाजिंग इफ़ेक्ट होता है उल्टा सोने से, तो इससे भी अच्छा रहता है। मित्रा, 5वां नंबर का जो आसन है ये अर्ध मसेंद्रासन। अर्ध मसेंद्रासन से हमारी भावों से, हमारे से शक्ति से ये हमारा एब्डोमिनल वॉल को प्रेशर आने का है। ये हर रोज़ करते रहो, हर रोज़ करते रहो, तो ये ऑटो इफ़ेक्ट और ऑटो एक्सरसाइज और माइक्रो एक्सरसाइज के जरिए हमारा जो नर्वाइन सिस्टम में जो भी सूजन आई है और जो भी रेगुलर जो सिस्टम पैदा हुई है, तो उसको रिथमेटिक कर देता है और इसमें ऑक्सीजन और जो न्यूट्रिशनल पैदा करता है, तो ये फिर से रिस्टोर हो जाता है। तो मित्रों, ये आपका डू एंड डोंट्स बताया, कौन सा एक्सरसाइज है यही बताया। साथ में आपको 5 होम्योपैथिक बेस्ड मेडिसिन है, मैं शॉर्ट फॉर्म में बताता हूँ। इसका जो नाम है, मैं विवरण नीचे मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा है, तो आप जाके आगे स्टडी कर सकता है। तो होम्योपैथिक में सबसे बेस्ट मेडिसिन है सबल सेरुलेटा। ये सबल सेरुलेटा मदर टिंचर फॉर्म में लेने का है। इसको कैसा सिम्टम्स होता है, तो दर्दी को धार पटली आती है, दर्दी को बार बार यूरिनेशन जाना पड़ता है, दर्दी को चक्कर आ जाता है, जब भी यूरिनेशन आता है तो अर्ज आ जाता है, दर्दी को वीकनेस लगता है, दर्दी को पेट मूत्र नाली में अशक्ति लगता है। जब ऐसे सिम्टम लगे तो दर्दी को ये सबल सेरुलेटा जो मेडिसिन है उसका मदर टिंचर में लेने का है। तो कैसे लेने का है कि 1 ग्लास में 20 ड्रॉप लेने का है, गर्म पानी, गुनगुना पानी में 1 कप पानी में। ये खाना खाने से पहले लेने का है और 3 बार लेने का है। ये चलाते रहो तो धीरे धीरे ये तुम्हारा जो प्रोस्टेट में जो हाइपर बेनाइन एप्लासिया जो मल्टीप्लिकेशन सेल को हो गया है, ये रिस्टोर कर देता है, सूजन कम कर देता है, फिर से तुम्हारा प्रोस्टेट एनलार्जमेंट चला जाता है। मित्रों, सेकंड नंबर की दवा है कोनायम। यंग एज में जब भी मूत्रमार्ग का कोई रोग हो या मूत्रनली में सूजन हो, वीकनेस लगे, अशक्ति लगे, आपको कमर दर्द लगे, पेशाब धीरे धीरे उतरे, कई बार पेशाब की नली में बैड स्मेल लगता हो, या पेशाब के अंदर आपको कोई नली में खुजली आता हो, मीठी खुजली आता हो, ऐसा रहे कि इरिटेशन लगे, कई बार ग्लैंड पेनिस में सूजन लगे, ऐसी कंडीशन लगे और जातीय वीकनेस लगती है, जिन लोगों को प्रोस्टेट एनलार्जमेंट होता है, उन लोगों को ये कोनायम 30 पोटेंसी में सुबह दोपहर शाम को लेना चाहिए। मित्रों, थर्ड नंबर की दवा है स्टेफिसेग्रिया। इज़ अ ग्रेट मेडिसिन है। मैंने 35 साल में कई पेशेंट को मैंने दिया है। पोस्ट ऑपरेटिव के बाद जो भी कॉम्प्लिकेशन रहता है, तो ये दवा बहुत उपयोगी दवा है और इफेक्टिव दवा है। ये अमोघ दवा है, ये अमृत समान दवा है।
तो जब भी आपको पोस्ट ऑपरेटिव के बाद जो भी कोई कॉम्प्लिकेशन प्रोस्टेट के जरिए कहीं पैदा होता है तो आपको स्टेफिसेग्रिया 30 पोटेंशियम में सुबह दोपहर शाम को लेना चाहिए। इसमें कई बार दर्दी को बार बार पेशाब जाने की इच्छा होती है, वर्टिगो हो जाता है, चक्कर आता है, बैड स्मेल आता है, कई बार दर्दी को ग्रोइन एरिया में वीकनेस आता है, कॉन्फिडेंट नहीं रहता है, उसको मेंटल डिप्रेशन लगता है, एंग्जाइटी लगता है, इनसिक्योरिटी फील करता है कि मैंने ऑपरेशन करवा दिया, अभी मेरा यूरिन नहीं होता है, कि मेरे को क्या हो जाएगा, किडनी ख़राब हो जाएगा। और कई बार ऐसी कंडीशन होता है तो ये दवा बहुत उपयोगी है, तो आपको ये दवा लेना चाहिए। मित्रों, आगे की जो दवा है कैंथारिस दवा है। कई बार आपने देखा होगा कि यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन में बार बार इन्फेक्शन हो जाता है, कई बार बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है, कई बार वायरल इन्फेक्शन हो जाता है। तो क्रॉनिक यूटीआई इन्फेक्शन में सेकेंडरी कॉम्प्लिकेशन में उसको प्रोस्टेटिक एलार्जमेंट हो जाता है। तो ऐसी कंडीशन में और पेशाब में जलन होता है, पेशाब की नलीज में भी बर्निंग रहता है, पेशाब जाने के बाद भी 1 बाय 1 ड्रॉप बाहर निकलता है, उसको कॉन्ट्रैक्शन में प्रॉब्लम रहता है। ऐसी कंडीशन आप कैंथारिस दवा का उपयोग कर सकता है। मित्रों, आगे की जो दवा है हेपारसन, जिन लोगों को ब्लैडर कॉन्ट्रैक्शन कम रहता है और पोस्ट वॉइड जो यूरिन ब्लैडर में रह जाता है 100 सीसी से ज़्यादा रहता है, और दर्दी कई बार डॉक्टर आपको वार्निंग भी देता है कि आप जो केयर नहीं करोगे तो ये आपका यूरिन रिफ्लेक्ट हो जाता है। तो ऐसी कंडीशन में हेपारसल जो दवा होती है, तुम्हारे जो ब्लैडर की वॉल होती है जो वीकनेस हो जाती है, और वीक होने के ज़रा जब कॉन्ट्रैक्शन करता हो तो ये प्रॉपर कॉन्ट्रैक्शन नहीं आता है, यूरिन फ्लो बाहर जाना चाहिए, ग्रेविटेशन से फ्लो से नीचे जाना चाहिए। ये इरेगुलर कॉन्ट्रैक्शन की वजह से ये फ्लो ऊपर जाता है, जिसको हम यूरिन रिफ्लेक्ट बोलते हैं। ये कई बार कुदरती होता है, कोई बार जो दर्दी को किडनी डिजीज़ वाले जो दर्दी होता है, इन लोगों को फेलियर किडनी का कारण भी ये रिफ्लेक्ट ऑफ यूरिनेशंस भी हो सकता है। तो मित्रों, लास्ट जो दवा है लाइकोपोडियम, जिन लोगों को प्रोस्टेट एनलार्जमेंट के साथ उनको सेक्सुअल वीकनेस लगे और उनको कमर दर्द लगे और उसको बार बार उनको स्टोन बनने की प्रक्रिया हो जाए, 5-6 बार उनको स्टोन हो गया हो, लेफ़्ट साइड स्टोन की तकलीफ रहता हो, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम रहता है, वायु बहुत रहता हो, और खाना खाने के बाद भी दर्दी को रात को बार बार यूरिन जाना पड़े और बार बार रेस्टलेसनेस हो जाए, तभी कंडीशन में लाइकोपोडियम की दवा बहुत अमोघ दवा है। तो आपको लाइकोपोडियम दवा का उपयोग करना चाहिए। मित्रों, जो भी मैंने जो दवा बताया है, लो पोटेंसी में दवा लेने का है, लॉन्ग टर्म दवा लेने का है। तो आपका जो प्रोस्टेट का जो भी प्रॉब्लम है, मैंने पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3 बनाया हुआ है। तो आप सब पार्ट में ऐसी तरह फॉलो करोगे तो आपका ये प्रोस्टेट का जो प्रॉब्लम है, प्रोस्टेट ग्रंथि का जो सूजा है, ये मिट जाएगा। मित्रों, मेरा ये वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।